देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। हमने अपने अवाम के पास वापस जाना है। इलेक्शन में हमने उन्हीं के पास वापस जाना है। तो लोग ये पूछेंगे कि जब हम तकलीफ से गुजरे थे तो आप कहाँ थे। बाकी मैं ये समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि कामयाबी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी लास्ट लेग्स पे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये एक ऐसा रिस्क है जो लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। जी, ऐसा रिस्क करार दे दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। ऑपोजिशन की नून लीग की जी जनरल सेक्रेटरी मरीम नवाज साहिबा आज ये बात कर रही थी, सीनियर नायब सदर सॉरी बात कर रही थी आज। और दूसरी तरफ जो है वो ये भी कह रही थी कि जी क्या ऑपोजिशन जमातें इलेक्शन से पहले ये रिस्क उठाने के लिए तैयार होंगे कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को घर भेजा जाए। लेकिन अगेन सवाल वही है कि कैसे हो सकता है सारा ये मामला। बहरहाल ऑपोजिशन वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाएगी, इस पर अभी तक सवालिया निशान है। मगर आज मरीम नवाज साहिबा ने अदम एतमाद को भी जो है वो के हवाले से कहा है कि रिस्क करार दे दिया। उनका कहना था कि आवाम अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं, अदम एतमाद का रिस्क लेना चाहिए। अगर अदम एतमाद लाना एक रिस्क है तो क्या अपोजिशन जमातें इलेक्शन से पहले ये रिस्क उठाने के लिए तैयार होंगी, सवाल ये है। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप का हुकूमत की मुखालफत में उठ खड़ा होना हुकूमत के लिए क्या घबराहट का सबब बन सकता है। और अपोजिशन खुद अभी तक मगर अगर का भी शिकार है। एक तरफ देखना भी ये है सेनेट में एक दूसरी तरफ जी आज एक और मामला हुआ है। सेनेट में एक और अहम बिल की मंजूरी में हुकूमत कामयाब हो गई है, ऑपोजिशन फिर नाकाम हो गई है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा दूसरा तरमीमी बिल था जो कि मंजूर हो गया है सेनेट से आज, और जी मंजूर हो गया। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि दिलावर खान ग्रुप के जो 6 अफराद हैं, जो मैं बार बार कह रही हूँ, वो 6 वोट जो हैं दिलावर खान ग्रुप के, वो फिर उन्होंने आज हुकूमत के हक में वोट दे दिया। और ऑपोजिशन जो है वो अपने नंबर जो है उसको पूरे करने में कामयाब नहीं हो सकी उसी तरीके से। हालांकि फिर बता दूं नाज़रीन को कि ऑपोजिशन की सेनेट के अंदर जो है वो नंबर गेम ज्यादा है। ऑपोजिशन इस वक्त अक्सरियत में है सेनेट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद हो यही रहा है बार बार कि जी वहां पर हुकूमत नंबर गेम्स पूरे कर लेती है और दिलावर खान ग्रुप जाके पूरे के पूरे 6 वोट जाए या 4 वोट माजी में जो हमने देखा अभी जब सेनेट वाला बिल आया और उस दिन खुद जब विटनेस किया तो वोट वहां हुकूमत को जा रहे हैं। बहरहाल बिल की मंजूरी के मौके पर ऑपोजिशन ने आज फिर वही सियासी जो एक रिवायत है वॉकआउट किया। असेंबली और सेनेट में मुसलसल नाकाम ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च में किस हद तक कामयाब हो पाएगी, सवाल ये है। दूसरी तरफ तहरीके अदम एतमाद हुकूमती हिकमत अमली तैयार है और हुकूमत कह रही है कि जी इत्तेहादियों को खुश करने का मौका आ गया है। अब क्या खुश किया जाएगा इत्तेहादियों को? इत्तेहादियों में से ही पहले तो वुज़रा आपने चुन चुन के बनाए और इत्तेहादियों की ही जमातों में से एमकेएम हो जाए या पीएमएल काफ हो जाए, आपने उनको वजारतें दी, उनको मिनिस्टर बनाया। अब कौन सी खुशी रह गई है? क्या चाहते हैं? और वो बेशतर लोग इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क में उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है कि जी पंजाब में ऑफर की जा रही है ऑपोजिशन की तरफ से जी कि पंजाब में जो है वो सीएम हाउस का जो किला है वो जो है वो अगर इत्तेहादी टूट के उधर जाते हैं तो उनमें से किसी के सर आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत भी यही किला निकालने की बात करी है या कौन सी खुशी है? बहरहाल अब जराए ये बता रहे हैं कि जो हुकूमत ने तहरीके अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर इत्तेहादी जमातों को खुश करने का फैसला कर लिया है। अब ये खुश क्या होगा, कौन कौन से गिले शिकवे हैं, जो कौन कौन से तहफ्फुज़ात हैं जो फौरी तौर पर जो है दूर करने का फैसला किया गया है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने करीबी रुफ़क़ा से जो मुशावरत मुकम्मल कर ली है, इसके बाद क्या होगा? अच्छा, ये भी हमें यहाँ पे हम निगलेक्ट नहीं कर सकते नाज़रीन कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल बीएपी और एमकेएम पाकिस्तान समेत दीगर इत्तेहादियों ने वजारत का और मजीद वजारतों का भी मुतालबा कर रखा है। अब वो कौन सी चीजें हैं जो मुतालबे कर रहे हैं? दूसरी तरफ जी ये सारा मामला वो है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहरहाल एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जी लॉन्ग मार्च निकाल रही है और बिलावल साहब जो कह रहे थे कि जी
आज के हम जाएंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगे और जराए ये बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के एतबार से जी कि पीपल्स पार्टी आएगी तो इस्लामाबाद तक और वहीं पर जो है अपना जो लॉन्ग मार्च है उसको उस दिन ही जलसा और धरना जो भी है वो करेगी और उसके बाद उसको वाइंड अप कर देगी, वहीं ख़त्म कर देगी। अगले दिन फिर जो है वो सेनेट का इलेक्शन भी है जी। तो ये इस वक्त सिचुएशन है बहरहाल। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जदाई साहब आज कहते हैं कि पाकिस्तान जमहूरियत से आमनीयत की तरफ बढ़ रहा है इस हुक्मरानी में। कैसे बढ़ रहा है, क्या हुआ, आपने माजी में क्या क्या किया, ये भी सवालात हैं। बहरहाल इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे जी। मेरे पैनल में मेहमान है, उनकी तरफ जाती हूँ। सबसे पहले जी तायरा औरंगजेब साहिबा हैं, मेंबर कौमी असेंबली है, सीनियर मेंबर है मुस्लिम लीग नून की। आपको खुशामदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया तायरा औरंगजेब साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। ज्वाइन करें जी लाल माली चंद साहब हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं जी तहरीक इंसाफ से। आपका भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। नवाबजादा इफ्तिखार साहब हैं जी, मेंबर कौमी असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर जी। आपको भी खुशामदेद कहती हूँ नवाबजादा इफ्तिखार साहब। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया और आई होप के इस फोरम को डिबेट के लिए ओपन करेंगे आज। तो मुझे यकीन है कि कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड डिबेट होगी क्योंकि तीनों मौजूद मेहमान का ताल्लुक कौमी असेंबली से है और कौमी असेंबली में क्या कुछ होता रहा है तीनों को पता है कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो होपफुली आज जो चीज़ें हैं वो हमारे पास खुल के सामने आएंगी। सबसे पहले तो तायरा औरंगजेब साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। तायरा औरंगजेब साहिबा, एक तरफ मरीम नवाज साहिबा ने जो अदम एतमाद की बात की आज और रिस्क का नाम लिया है, क्या ऑपोजिशन की जमातें इस सिचुएशन में जो आज सेनेट में हुआ है उसके बाद भी समझ रही हैं कि नंबर गेम्स पूरे होंगे तहरीक अदम एतमाद में? क्या वाकई आप हुकूमती वोट बैंक काट लेंगे? तायरा औरंगजेब साहिबा आपको आवाज आ रही है? अच्छा, तायरा औरंगजेब साहिबा से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं ना। मीन वाइल मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब की तरफ जाती हूँ। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, सवाल आपसे भी सेम वही है। इस सिचुएशन में जो आज सेनेट में हुआ है उसके बाद डू यू पीपल रियली थिंक तहरीक अदम एतमाद में नंबर गेम्स पूरे हो जाएंगे? देखें, असेंबली के अंदर ये होता रहता है कि कभी कोई मेंबर मिसिंग होते हैं या जो भी। अब इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि अदम इत्मीनान की तरफ जा रहे हैं और के साथ जाना होगा और उसमें अपने जब नंबर्स पूरे होंगे तभी अदम इत्मीनान मूव होगी। और यहाँ पर भी ये आप देखें कि पिछले 74-75 साल में ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो वो अपने वजन किसी एक पलड़े में डाल दे। आज भी ऑपोजिशन और हुकूमत बराबर ही थे और सेनेट चेयरमैन ने फिर वही चीज की कि उन्होंने अपना वोट जो है वो सरकारी बेंचेस के साथ उन्होंने किया। इस वजह से नवाबजादा इफ्तिखार साहब, ये कोई गैर आईनी काम तो नहीं हो रहा? सवाबदीद है ना उनका, कर सकता है चेयरमैन, सेनेट दे सकता है वोट। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये 75 साल में कभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं रही कि लेकिन है तो आईनी काम ना, गैर आईनी काम तो नहीं है, गैर पार्लियामेंट्री काम तो नहीं है ना। देखिए, गैर पार्लियामेंट्री नहीं है, मगर आप ये देखें कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है अगर वो फरीक बनेगा तो फिर किस तरह आप तवक्को करेंगे कि वो हाउस को सही तरीके से चला सकेगा। जब वो कस्टोडियन बनता है तो वो तमाम के लिए बराबर होता है, वो किसी एक पार्टी की तरफ से नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है कि 75 साल तारीख में ये पहली दफा ही ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने आप को फरीक बना लिया है। और यही सूरत हाल कौमी असेंबली में है कि वहां पर भी स्पीकर साहब ने यही रवैया रखा हुआ है कि वो हर मसले में बलडोज करते हैं और सरकारी बेंचेस को टाइम उन्हें देते हैं और उन्हें बात करने, अपोजिशन को बात नहीं करने देते, फिर वोटिंग वगैरह उन चीजों में डंडी मारते हैं सारे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये मैं समझता हूँ कि रिवायत के खिलाफ हो रही हैं जो कुछ हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ मुझे ये बताएं कि चले उन्होंने डाल दिया, वोट कास्ट कर दिया, ये तो एक मामला है, लेकिन दिलावर खान ग्रुप ने भी आज हुकूमत को जो है वो वोट डाले। अभी मुझे बताएं इस सिचुएशन में जिस वक्त नंबर्स आपको पूरे करने ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त आपके पास जो है वो मेजॉरिटी नहीं है कौमी असेंबली में भी और सेनेट में हम देखते हैं कि आपके पास है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है वो इशू हो जाता है। तो अब भी जब तहरीक अदम एतमाद की जो बात हो रही है वजीर आजम साहब के खिलाफ या फिर कौमी असेंबली के
स्पीकर के खिलाफ, तो वो आप लोगों ने नंबर ज्यादा आप लोग को चाहिए हैं। अब वो नंबर्स पूरे करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी है। तो फिर इस सिचुएशन में जो आज हम देख रहे हैं, जो सेनेट में हो रहा है, जो स्टेट बैंक के बिल के टाइम हुआ, जो आज हुआ, तो इस सिचुएशन में भी लगता है कि नंबर पूरे हो जाएंगे। देखिए, जब ये चीज होगी, नंबर पूरे होंगे, तो फिर हम मूव करेंगे। और इससे पहले एक दफा हम इसका अमली मुजाहरा कर चुके हैं कौमी असेंबली के अंदर, जब पर मेंबर बनवाया था, तो वो भी हमारे नंबर तो पूरे नहीं थे, मगर हमारा होमवर्क पूरा था, हमने सारी तैयारी करके हम उसमें मैदान में उतरे थे। तो अब भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पूरी तैयारी के साथ अपोजिशन तमाम जमातें मुतफिक हैं और हम मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह ताला अपोजिशन को कामयाब, हमारा ये जो नो कॉन्फिडेंस है, इसे कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले ताहिरा औरंगजेब साहिबा भी आ गई हैं। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, आवाज आ रही है आपको? ताहिरा औरंगजेब साहिबा, एक तरफ मरियम बीबी ने आज जैसे जो बात की है, खासतौर पे इस हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से, और अदम एतमाद लाने की जो बात हो रही है अपोजिशन की तरफ, उन्होंने कहा लोग देख रहे हैं। तो ये जब देख रहे हैं और ये सिचुएशन ऐसी है, तो आपको लगता है इस सिनेरियो में जो आज सेनेट में हुआ है कि जी सेनेट में हमने देखा है कि एक और बिल के ऊपर जो है वो आज, चूंकि अक्सरियत है अपोजिशन की, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत आज विन कर गई। अब ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में आप लोग को लगता है कि कौमी असेंबली में आप लोग स्पीकर के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ नंबर काटने में हुकूमत के कामयाब होकर तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हम तहरीके अदम एतमाद उस वक्त लाएंगे जब हमारे नंबर पूरे होंगे। अच्छा, आ गया। हाँ। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की अवाम की अब फट हो गई है। आप खुद देखें कि ये तीसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, और सिर्फ एक पेट्रोलियम की बाद में जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज पे असर पड़ता है, तमाम चीजें महंगी हो जाती हैं। किसी भी दुकानदार के पास आप जाएं, जाके बाजार में सर्वे करें, तो आप उन्हें पूछेंगे कि कल तो ये चीज है इस रेट पे भी, आज ऐसे बड़ी कहते हैं बाजी ये पेट्रोल जो बढ़ गया, डीजल जो बढ़ गया। आज दो खवातीन को मैंने अपनी आंखों से देखा, वो रिक्शे वाले से तकरार कर रही थी कि भाई अपने घर हम जाते थे सामान लेके तो 50 रुपए देते थे, तुम 150 रुपया मांग रहे हो, क्यों? तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा भाई क्या मसला है? कहता जी आपको नहीं पता पेट्रोल महंगा हो गया 12 रुपए पर। मैंने कहा तो आपका तो रिक्शा डीजल पे नहीं चलता। कहते नहीं जी हमारा पेट्रोल पे चलता है, हम 150 रुपया देंगे किराया, अगर देना तो ये औरतें जा सकती है वरना खड़ी है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान में ख्वातीन को ख्वार करने की। तो आप क्या समझती हैं कि अवाम जो है वो इमरान खान को आइंदा वोट देंगे? वो पहले भी उन्होंने वोट नहीं दिया था, तो चंद एक थे वो भी नादम है, वो भी अब शर्म के मारे मुंह छुपाते हैं कि हमने क्या किया, ये क्या गलती है। ताहिरा साहिबा, आपकी आवाज हमें बहुत ब्लास्ट हो रही है। मैं चाहूंगी कि दोबारा उन्हें मिला लें, फिर ताहिरा साहिबा को या दूसरे नंबर से कर लें, तो फिर हम उनसे दोबारा बात कर लेते हैं। नमीन महल, मैं जरा जाती हूँ जी लाल माली चंद साहब की तरफ। लाल माली चंद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं, अब जैसे कि हम देख रहे हैं आज सिचुएशन, हमने देखा है कि जी तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है काफ़ी दिनों से, बट डिस्पाइट दिस हमने सेनेट में देखा आज के जी एक मरतबा फिर एक और बिल आता है और उसमें भी जो है वो ऑपोजिशन नहीं उस तरह से स्टैंड ले पाती, वोट पूरे नहीं हो पाते और हुकूमत जीत जाती है इस बिल में भी। तो इस सिचुएशन में ऑपोजिशन कह रही है कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जी जहाँ तहरीक अदम एतमाद की जैसे ही बात हुई है, आज ये बताया जा रहा है कि हुकूमती हिकमत अमली भी तेज हो गई है, इत्तेहादियों को खुश करने का फैसला कर लिया गया है। ऑलरेडी बहुत गौर से सुनिएगा कि आप लोगों के जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको आपने वजारतों से नवाजा है और उनको खुश कर रखा है उस टर्म में, तो क्या मजीद वजारतें दी जाएंगी? किस तरह खुश किया जाएगा या क्या होने जा रहा है? शुक्रिया बेटा, आपके पहली दफा आया हूँ, आप मुझे इनवाइट किया उसके लिए थैंक। सबसे पहले तो ये कि मुल्क की जो मजबूत तरीन अपोजिशन है, इतनी जो मजबूत तरीन अपोजिशन पहले शायद कभी ना रही हो, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी अपोजिशन कंफ्यूज है, इनको पता नहीं है कि इनको करना क्या है।
इसी वक्त ये लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, कभी इस्तीफाएं देने की बात करते हैं, कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। अब जैसे देखिए ये बात कहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से मॉडल टाउन में जरदारी साहब ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात की और वहां से फिर ये पक्का राग जो है नो कॉन्फिडेंस का शुरू हुआ। उसके बाद जब सीईसी की मीटिंग हुई नून लीग की, तो उसमें कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। उसके बाद पीडीएम ने ऐलान किया कि वो नो कॉन्फिडेंस करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई डेट नहीं है, कोई भी तारीख देने से, कोई भी डेट देने से ये काफिर है। इनका टोटल तवज्जो जो है वो हमारे इत्तेहादियों की तरफ है और हमारे एमएनएस की तरफ है, जिसको तोड़ने में और हमारे इत्तेहादियों को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये इस्तीफाओं का शोशा इन्होंने क्यों छोड़ा है? इस्तीफाओं का शोशा इन्होंने इसलिए छोड़ा है कि इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और इनको पता है कि अवाम इनका साथ नहीं देंगे, और जैसे ये इस तरह की चीजें करेंगे और उसके बाद ये फिर रोना धोना शुरू कर देंगे कि फोन कॉल आती है, किसी का किस पे हाथ है, किसी के सर पे हाथ है, और ये कह के ये लॉन्ग मार्च भी पोस्टपोन करने का मोस्ट प्रोबेबली ऐलान करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज सिर्फ सेनेट में ही नहीं रिदा, सेनेट में तो ठीक है, ओगरा का जो बिल था वो पास हुआ है, लेकिन आज नेशनल लॉ एंड जस्टिस कमेटी से भी नैब तरमीमी बिल पास हो गया है, और वो पास कराने में नून लीग के दो अहम मेंबरान का बड़ा हाथ था, जो उस वक्त नहीं पहुंचे जिस वक्त वोटिंग हुई। ख्वाजा साद रफीक साहब और राना सनाउल्लाह साहब, वो दोनों जो नैब का तरमीमी बिल के जब वोटिंग हुई तो दोनों गैर हाजिर थे। उसके बाद ख्वाजा साहब आए और उन्होंने कहा कि आपने हमारा इंतजार नहीं किया, मोटर पे फॉग था, मुख्तलिफ चीजें वो यकीनी तौर पे अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे थे। तो वो ये इन्होंने दमखम नहीं है इनकी, तो वो तो सेनेट को तो छोड़े, तो कौमी असेंबली की स्टडी कमेटी में जहाँ पे बराबर के मेंबरान थे, वहां पे भी आज इनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। उसके बाद आप देखें कि मुसलसल एक गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन, एज ए सेनेट मेंबर का इलेक्शन जीते थे, वो भी पता है आपको, पैसे की रेल पे लोगों को खरीदा गया, उनकी वीडियोज आई। उसके बाद इन्होंने कोई भी किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म पे इनकी हमसे कोई जीत नहीं हुई है। ईवीएम से हमने इनको शिकस्त दी, हमने स्टेट बैंक पे हमने इनको शिकस्त दी, आज ओगरा पे शिकस्त दी, और उससे पहले भी कई लॉज जो हम इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और उनको मुसलसल शिकस्त दे रहे हैं, और शिकस्त इंशाल्लाह 2023 में भी इनका शिकस्त अवाम इनको शिकस्त देगी और इनके नसीब में यही लिखा है। जहाँ तक आपने कैबिनेट की बात की है, कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव होता है। के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है, कौन सी हिकमत अमली और कौन सी खुशी है जो इत्तेहादियों को मिलेगी? जबकि ये भी गौर से सुन लीजिए कि आज चले ऑपोजिशन को तो आप शिकस्त देते रहेंगे, लेकिन काफ लीग आज कह रही है कि हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लेने का हमने मुतालबा कर दिया है। जी देखिए, बिल्कुल काफ लीग हमारी इत्तेहादी है, उनको अपनी राय रखने का, अपना मौक़िफ़ रखने का हक है, हम उनकी राय का एहतराम भी करते हैं। हम आवाम को जो दुश्वारियां हैं, जो महंगाई की वजह से हो रही हैं, उससे बाखूबी जो है बाखबर है, और चाहते हैं कि ये लोगों के मसाइल जो है, खास पर इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो मिटिगेट हो, वो कम हो। उसके लिए आपने देखा है कि हमने जो ये 80 लाख खानदानों को जो 12,000 रुपये हर 6 माह के बाद मिलने थे, वो बढ़ा के 13,000 रुपये कर दिए हैं। राशन कार्ड का इजरा कर दिया है सवाई सिंध के पूरे पाकिस्तान में। हेल्थ कार्ड एड्रेस होगा लाल वाली साहब, ये मुतालबा एड्रेस होगा काफ लीग का जो किया है काफ लीग ने पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से? देखिए, बिल्कुल एड्रेस होगा ना, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती खुदा ना खास्ता कि हम परमानेंट इसको ऑयल प्राइसेस बढ़ा के रखेंगे। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, एक महंगाई का कोरोना के बाद जो है एक वेव आई, उससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, उससे पाकिस्तान भी मुतासिर हुआ है। लेकिन जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस क्या, बाकी देखो सारी इंपोर्ट जो चीजें होती हैं, दालें हैं, ऑयल, खाने का एडिबल ऑयल है, ये सब इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे इंटरनेशनली, तो पूरी दुनिया में, बर्तानिया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, कि महंगाई की वेव तो हर जगह पे आई है, उसको स्लो डाउन होना है। हर सूरत में आने वाले कुछ ही महीनों में उम्मीद रखते हैं कि ये बेहतर होगा, और हमारी आप देख रही हैं कि हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, जिसकी वजह से हम प्राइसेस को कंट्रोल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और यही हमारा चैलेंज है, हमारे लिए अपोजिशन चैलेंज नहीं है
क्योंकि अपोजिशन में दम हम नहीं है, अपोजिशन को हम चैलेंज करते हैं कि अगर उनमें दम है तो कल नहीं तो आज वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए। ठीक है, वेरी वेल सेड। मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, बिलावल साहब ने आज कहा है कि हुकूमत जो है इमरान खान की पाकिस्तान में जमहूरियत से आमरीत की तरफ बढ़ी है। थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें कि इससे क्या मुराद है चेयरमैन साहब की। और दूसरा, जो आप लोग लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, उसमें हाउ डू यू सी इट, क्योंकि आप लोग बहुत जोरों शोर से तैयारियां कर रहे हैं और चेयरमैन साहब खुद भी पूरे पाकिस्तान के बड़े एक्टिवली दौरे करते रहे, आपकी भी पिछले दिनों मुलाकात देखी और बहुत ज़्यादा जोरों शोर से मुलाकातें उरूज पर पहुंची हुई थी। तो कितने लोग निकाल लेंगे इस मार्च के थ्रू? देखें, एक तो जो चेयरमैन साहब ने आज बात की कि हम जमहूरियत से आमरीत की तरफ बढ़ रहे हैं जी। खान साहब का जो टेम्परामेंट है, मेरा ख्याल है जितना अब ऑपोजिशन दबाव जब से हुई है तो खान साहब का मेरे ख्याल है अब असाब जवाब देते जा रहे हैं और वो हरकतें कर रहे हैं जो मुशर्रफ साहब या दूसरे डिक्टेटर्स करते रहे हैं आखिरी दिनों में। जिस तरह उन्होंने मोहसिन बेग साहब का आपके सामने है कल सारा दिन जिस तरह टीवी पर चलता रहा, और वो इस चीज़ को भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी उनके मुतालिक या उनके जो नौरतन हैं उनके बारे में कोई राय दे या कोई बात करे। तो उनका नहीं, तो आप जो है समझते जो अब मोहसिन बेग साहब ने मेरे किया ख्याल वो है कि उनका जो तरीकेकार था वो ठीक था? इनका जी मोहसिन बेग साहब की आप बात कर रहे हैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब, तो आपको क्या लगता है कि वो कंडक्ट ठीक था? नहीं, मैं इस कंडक्ट की बात नहीं कर रहा। जो उन्होंने जो बात की कि इस किस्म की बातें आप देखें आपके टीवी चैनल्स पर बहुत सारे लोगों ने की या सारा कुछ, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना नवाबजादा चाहता। इफ्तिखार साहब, मैं उन एंकर्स में से होंगी दो चार। अल्हम्दुलिल्लाह, जब पीटीआई के लोग ने भी जब इस तरह का ट्रेंड चलाते थे गालम गलूच का, मैं तब भी उन्हें रोकती थी। एंड आई थिंक सो कि हम सबको इस वक्त इस जो अखलाकी गिरावट की तरफ हम जा रहे हैं उसको कंडेम करना चाहिए। वो कंडक्ट जो उस प्रोग्राम में बैठ के हुआ, आई डोंट थिंक सो कि वो ठीक कंडक्ट था। मेरी नहीं, नजर में वो ठीक नहीं है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने मुखालिफ की बात, जब आप कंटेनर पे जो कुछ मुंह में आता था आप कहते थे, आपके मिनिस्टर जो मुंह में आता था आप कहते थे, और फिर अब आप ये भी धमकी दे रहे हैं कि जनाब वो जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हम सेशन जज के खिलाफ भी रेफरेंस लाएंगे, इससे पहले काजी ईसा गिल, यानी कि आपका जो डिक्टेटर वाला ज़हन है, आपने एक माइंड बना लिया है कि मैंने किसी को छोड़ना नहीं, मैं वो बर्दाश्त जो है वो उनकी खत्म हो रही है। तो मैं इन चीजों पे आज जो हमारा एडवोकेट जनरल साहब ने कहा है कि जनाब हम उस सेशन जज ने भी जिसने ये वो किया है, रिमार्क्स दिए हैं मोहसिन बेग साहब वाले उस मसले में, तो उसके खिलाफ भी रेफरेंस आए। तो ये अगर रवैये होंगे, आप ऑपोजिशन या किसी की बात ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि आप इससे बहुत ज्यादा बड़ी बातें करते रहे हैं, तो ऑपोजिशन ने बर्दाश्त नहीं की। ऑपोजिशन ने हर चीज ने सुनी आपकी। अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर सियासत में किस लिए हैं आप? फिर आप भी डिक्टेटर बन जाएं। और चेयरमैन साहब ने ठीक कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई तय लाइन या कोई लिमिट तो तय होती है ना नवाबजादा इफ्तिखार साहब, या फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई लिमिट ही नहीं है हमारे यहाँ? देखें, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि कोई अच्छी रिवायत कायम की होती आपने, हाँ, तो आप कह सकते हैं आज दैट यू कैन से कि जी वो जो कहते हैं ना टेट फॉर टेट वाला मामला कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि हो रहा है। हालांकि मोहसिन बेग साहब की बात करें तो जी उनकी बात करें तो वो मामले खुसूसी भी रह चुके हैं वजीर आजम साहब के। बहरहाल बिल्कुल उनके क्लोज थे। अब ये भी आ रहा है कि 5-7 और के बारे में भी हदायत एफआईए को दे दी गई है एंकर्स के बारे में। पर ये एक अलहदा बात है। मैं अब उस तरफ आऊंगा कि आपने बात की कि लॉन्ग मार्च के सिलसिले में, हमारा लॉन्ग मार्च के सिलसिले में इंशाल्लाह तैयारी पूरी है। 27 को ये काफिला हमारा बैड गवर्नेंस के खिलाफ इंशाल्लाह 27 से ये हमारा काफिला रवाना होगा। और आप देखेंगे जो ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा, तमाम शहरों में अब ये जो हम पहले अंदाजा कर रहे थे रहेंगे
कि अब पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम मुतासिर है। जिस तरीके से जो इन्होंने हाल कर दिया उस है एतबार से कि तो मेरे आलमी ख्याल से मार्केट, लाखों लोग जी आएंगे इस मार्च में, जो मुतासिर हैं लोग। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान अब मुतासिर, अब 22 करोड़ अवाम मुतासिर है। चलें, जिस ठीक तरह है, इन्होंने ये विल सी इट। वो तो देखिए कैमरे की आंख से हम भी देखेंगे जरूर, लेकिन मुझे अंदाजन बताएं कि कितने लोग निकाल लेंगे आप इस मार्च में। जी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि हर शहर से लोग लाखों की तादाद में बाहर निकलेंगे। ठीक है, लाखों की और तादाद में लोग बाहर होंगे। ठीक है नवाजुद्दीन इफ्तिखार साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है जी, कमर्शियल ब्रेक है, आई हैव टू टेक इट। सो मैं वापस आती हूँ, फिर मजीद भी कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी नवाबजादा इफ्तिखार साहब का, मैं मौक़िफ़ ले रही थी। नाउ आई हैव टू गो फॉर दी जी ताहिरा औरंगजेब साहिबा की तरफ भी मैं जाऊंगी। और ताहिरा औरंगजेब साहिबा को मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत कम आ रही है। अच्छा, अभी आपको ठीक आएगी ताहिरा औरंगजेब साहिबा। मेरे ख्याल से आपकी तरफ से कुछ सिग्नल्स का इशू है जिसकी वजह से, हाँ जिसकी वजह से ड्रॉप हो रहे थे। अच्छा अब ये बताएं कि आपने कहा कि जब तहरीक अदम एतमाद हम लाएंगे जब हमारे नंबर्स पूरे होंगे। सवाल ये कि जहां जहां आप गए, जिन जिन पार्टीज के पास आप गए, इत्तेहादी जमातों के पास हुकूमत की फ्रंट से जो चीजें सामने आ रही हैं वो तो आ रही हैं, लेकिन अभी तक क्या कोई बाज़ाब्ता तौर पे किसी ने आपको अपनी हिमायत का यकीन दिलाया है कि हाँ जी हम आपके साथ खड़े? और जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं ज़राए से कि जी वो अपोजिशन के साथ आने के लिए तैयार हैं और हो सकते हैं, तो आप लोगों के पास ऐसा क्या है जो कि इत्तेहादी जमातें हुकूमत को छोड़कर आपके पास आ जाए? अपोजिशन ऐसा क्या ऑफर कर रही है अभी? बात ऑफर करने की नहीं है, बात पाकिस्तान के अवाम की परेशानी की है, बदहाली की है, गुर्बत की है, महंगाई की है। क्योंकि उन्हें पता है कि आइंदा जो इलेक्शन होगा तो हम अगर हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे तो जैसे हुकूमत को वोट नहीं देंगे इसी तरह हमारे इलेक्शन भी खराब होंगे। तो इससे बेहतर है कि हम कोई ऐसा रुख इख्तियार करें कि अवाम में हमारी हमदर्दी तो आपके सामने काफ लीग वालों ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो आपने कीमत बढ़ाई है उसको वापस करें। इसकी वजह यह है कि इन्होंने तो अब पूरे का पूरा पाकिस्तान IMF के पास गिरवी रख दिया है। शौकत तरीन साहब ने अपने सिल्क बैंक का पट्टा बढ़ाया, उसको जाके पाकिस्तान की माशी हालत को बदहाल करने के लिए वजीर खजाना बना दिया गया। उनका क्या क्या क्वालिफिकेशन है शौकत तरीन साहब की, सवाई इसके कि उन्होंने अपने ही बैंक का बेड़ा गर्क किया। और जब इमरान खान साहब को पता लगा कि ये बेड़ा गर्क करने में माहिर हैं तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए बैठा हूँ, तो इन्हीं को वजीर खजाना बनाया जाए। ये तीसरी दफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। और जो हालत ये अभी मेरे भाई एक कह रहे थे कि जी बरतानिया में भी कोविड के बाद महंगाई बढ़ी, कनाडा में भी बढ़ी, अमेरिका में भी बढ़ी। इन्हें ये नहीं पता कि वहाँ पर जो लोग डेली वेजेस के हैं उनकी क्या गुजर औकात के लिए क्या उनके पास कितना उनको दिन में वो कमा लेते हैं कि उन्हें उस महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में तो लोग फाके करने पर मजबूर है। उनके घर में अगर खुदा न खास्ता बीमारी आई तो दवाई का पैसा नहीं है। ये जो हेल्थ कार्ड बांटते फिर रहे हैं, जो नवाज शरीफ के दौर में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिला करती थी बेचारे मरीजों को, अब उससे भी वो हाथ धो बैठे हैं। महंगाई का तनासब इतना बढ़ चुका है कि खुदकशियों की रेट बढ़ रहे हैं। वो घर में अपने बीवी बच्चों को पाल नहीं सकते, माएँ बच्चों को मार के खुदकशियां कर रही हैं। ये आपके मीडिया में ज्यादा बेहतर रिपोर्टें आती हैं। तो जब ये लोग देखेंगे इत्तेहादी कि हुकूमत के हालात ये हैं तो वो खुद ब खुद अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के मफाद के लिए, अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए और हमारे साथ आएंगे। और जब हमारे नंबर वोट पूरे हो गए हम उसी दिन इंशाअल्लाह ताला तरीके एतमाद भी करेंगे और इमरान खान साहब का बोरिया बिस्तरा गोल भी करेंगे। अच्छा ताहिरा औरंगजेब साहब ये भी बताइएगा कि अब तो ऑलमोस्ट 1.5 साल का अरसा भी नहीं बचा है इलेक्शन में, और लास्ट ईयर तो होता ही कैंपेन्स का साल है,
और उसमें सारे जमातें बशमूल हुकूमत की जो जमात हुक्मरान जमात होती है वो भी सब अवामी मुहिम राब्ता में लगे हुए होते हैं और प्लस अपनी कैंपेन्स चला रहे होते हैं। तो इस टाइम पे तहरीक अदम एतमाद लाना कोई आपको लगता है कि कोई बहुत जबरदस्त किस्म की बात होगी और उससे कोई बहुत बड़ा कोई चेंज आ जाएगा? बहुत बड़ा चेंज इस तरह से आएगा कि इस हुकूमत से तो हालात संभलते नहीं। जो जो बात उन्होंने कंटेनर पे खड़े होके कही उस पर ही यू टर्न लिया। मैं खुदकशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं दूंगा, मैं पाक सेक्रेटेरिएट को एक अदारा बना दूंगा। अब आप मुझे बताएं, हम असेंबली जाते हैं तो लोग हमें रोक रोक के पूछते हैं जी ये जो एडमिशन प्रीमियम हाउस में होनी थी यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों की, क्या ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एडमिशन फॉर्म दे रहे हैं और वसूल कर रहे हैं या उन्होंने कोई अमला बिठाया है? ये इनके झूठों की इंतहा है। तो लोग ये भी गनीमत जानेंगे जो तहरीके तमाद में हमारा साथ देंगे कि अवाम की जान 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले या 1 साल पहले इस मनहूस हुकूमत से छूट गई ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। ठीक है, चले मैं जरा जाती हूँ लाल माली चंद साहब की तरफ और फिर मैं दोबारा सवाल पे भी आऊंगी कि फवाद चौधरी साहब ने आज आप लोगों से नुस्खा भी मांग लिया अपोजिशन से पेट्रोल की कीमत में कमी का। लेकिन बिफोर आस्किंग दैट मैं जरा लाल माली चंद साहब की तरफ जाऊं। लाल माली चंद साहब, जो अपोजिशन कह रही है कि जी आप लोग कोई गवर्नेंस का मामला हो या फिर सबसे ज्यादा इस वक्त महंगाई का मामला है और उस पे ही सबको एतराज़ात हैं और सारी उन बातों पर भी एतराज़ात हैं जो आपने वादे और दावे किए थे, जैसे कि अभी ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने कहा। तो यही चीज़ें पूछ रहे हैं सारे लोग, आवाम भी यही जानना चाहती है। अब ये पेट्रोलियम प्राइसेस के पैसे बढ़ते हैं तो चीज़ें भी बढ़ जाती हैं, आपको इस बात का भी पता होगा। लेकिन जब कम होते तो चीज़ें कम नहीं होती। जो आम अशिया खुर्दनोश हैं रोज़मर्रा की इस्तेमाल करने वाली, वो मैकेनिज्म नहीं होता। अब वज़ीर आज़म साहब अभी भी कहते हैं कि जी माफियाज और ये सारी बातें ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज इट कि जी हैं, लेकिन उनके ऊपर लगाम डालने के लिए तो हुकूमत ही आई थी। तो अब हुकूमत कैसे इन चीज़ों को मैनेज करेगी मजीद आगे भी? क्योंकि अब देखें आपकी हुकूमत का टेन्योर पूरा होने में भी अब तो 1 साल ही रह गया है। जी लाल माली चंद साहब। जी साहब, मेरा सवाल तो नहीं सुना, लेकिन मैं मेरे भाई ने जो बात की उसका जवाब देना चाहूँगा। जी। आप देखेंगे इंशाल्लाह 27 तारीख को जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा, ये नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च होगा। और आप देखेंगे सिंध के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी को पहले भी रद्द कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी आपको पूरे असला के कहीं नजर नहीं आती और अभी कहीं नजर नहीं आएगी। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है तो आप देखेंगे 26 फरवरी को कम्मू शहीद घोटकी से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मखदूम शाह मोहम्मद और अली जैदी साहब की क़यादत में एक शानदार किस्म का लॉन्ग मार्च शुरू करेगी। और वो लॉन्ग मार्च सिंध के 27 अजला से होता हुआ इंशाल्लाह कराची पहुंचेगा। और वहाँ पे वो अपने मुतालबात जो सिंध के हवाले से है, सिंध की लोकल गवर्नमेंट के हवाले से है, सिंध के हकूक के हवाले से है, ये सिंध हकूक मार्च लॉन्ग मार्च होगा। और जो आप देखेंगे इसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि ये पीपल्स पार्टी 8 मार्च को पहुंचेगी इस्लामाबाद, तो 8 मार्च को तो वहाँ पे मुझे पता है औरत मार्च होने वाला है, शायद उसमें ये पार्टिसिपेट सारे दोस्त करेंगे। लेकिन इनको इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाज़ा इम्कान है कि वो इलेक्शन वो जीत के आएंगे और इन दोनों पार्टियों को शिकस्त नसीब होगी। ठीक है, अच्छा मैं आपसे जो मेरा सवाल था उसके भी जवाब दे दें कि जी जहाँ पे इन्फ्लेशन और महंगाई का सारा मामला जो ऑपोजिशन की दोनों जमातें कह रही हैं और 1 साल का अरसा रह गया है, चले ऑपोजिशन को भी छोड़ दें, आवाम भी तो चीख चीख के रो रही है। पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब चीजें महंगी हो जाती हैं, लेकिन कम होते तो वो मैकेनिज्म कोई नहीं देख पाता कि जी उसको कम भी कराना है। और वजीर आजम साहब माफियाज का जो नाम लेते तो माफियाज को लगाम तो आपने डालनी थी, लेकिन अभी तक सो फार वो लगामें डली नहीं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैंने हमारी हुकूमत ये एक्ट है कि खासतौर से सैलरी क्लास और लोगों को महंगाई की मुश्किलात मौजूद है, उसको हल करने की जरूरत है। उसी सिलसिले में देखिए खुदा खास्ता जो है किसी घर में कोई बीमारी हो तो अब हेल्थ कार्ड जो दिया गया है, उस हेल्थ कार्ड के जरिए उसको हेल्थ की इंश्योरेंस दी गई है, उसको सिक्योर किया गया है। इस तरह जो खानदान है उनको बच्चों के तालीम की जो फीस है
वो अब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और अपना 1,000 रुपये जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, राशन कार्ड दिया जा रहा है। और जैसे सैलरीज देखिए आप, रीजनल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उसकी 25% हमने इंक्रीज कर दी है। तो हर वो मुमकिन कदम ही हुकूमत उठाएगी, इमरान खान वो कदम उठाएंगे जिससे जो है लोगों के हालात बेहतर हो, उनको महंगाई को फेस करने में आसानी हो। ठीक है, नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। हेल्थ कार्ड की बात करें, दीगर चीजों की बात करें, इंक्रीमेंट की, ड्यू रियली एग्री विद इट। और दूसरा नवाबजादा इफ्तिखार साहब, एक और भी सवाल है जो कि मेरे जहन में कल से आ रहा है ऑपोजिशन के हवाले से, कि ऑपोजिशन इस बात का जरूर जवाब दे दे कि वो लोग जो कल तक चीनी चोर थे, जो माफिया थे, और जो वजीर आजम इमरान खान साहब के राइट लेफ्ट आप लोग कहते थे, इंक्लूडिंग दी जहांगीर तरीन साहब, वो तो सबसे बड़े मुजरिम थे अवाम के चीनी के स्कैंडल के मामले में। खुसरो बख्तियार साहब आप लोग की नजर में, और या आप लोग के मुख्तलिफ औकात में स्टेटमेंट्स आते रहे, अब सारे जाके मिलने की बात कर रहे हैं, उन्हीं से हिमायत मांगेंगे, तहरीक अदम एतमाद की वोट उन्हीं के पास जाके मांग रहे हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो है वो इस सिनेरियो में उस शख्स से जी मांगना, या तो फिर आप लोग ये भी कह दें आके टीवी पे कि नहीं जी अब जहांगीर तरीन साहब धुल चुके हैं, नाउ इज फाइन, अब वो चोर चीनी चोर नहीं रहे? मैं पहले तो एक बात का जवाब देना चाहूंगा जी। ये भाई कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के बारे में। देखिए, पीपल्स पार्टी आपको कराची के अंदर फैसल वाडा की सीट पीपल्स पार्टी ने जीती है, और आप जरा गौर करें कि आप वहां पर कितने नंबर पर थे जी। तो इस किस्म की बातें जो है ये करना आसान है, अमलन मुश्किल है। पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अपना सारा कम बैक कर रही है उसके आपके लिए मेरा ख्याल है आप घबराने का वक्त आ गया है। दूसरा, जहां तक बात है कि ये जो पेट्रोलियम की आपने कीमतें बढ़ाई हैं, इससे तो महंगाई का एक बदतरीन एक दरवाजा आपने खोल दिया है, और उसके साथ पूरा एक महंगाई का पहिया चलेगा। उसके साथ हमारा अब ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाए हैं, गरीब आदमी का जो सफर का एक जरिया था वो भी आपने खत्म करके रख दिया है। किसान पहले परेशान था कि डीएपी यूरिया उससे महंगी पड़ रही थी, अब जब डीजल वो खरीद करेगा, ट्रैक्टर या डीजल इसके ट्यूबल के लिए, तो वो उसे और ज्यादा, पहले 600 रुपया पर घंटा कॉस्ट आ रही थी, अब आपने 12 रुपए इसके डीजल की कीमत बढ़ाई है, तो ये और कॉस्ट बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में ये फूड का जो है ये ग़िज़ाई किल्लत पैदा होगी मुल्क के अंदर। फिर आपने आम आदमी के लिए जो मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, खासतौर पे जो हमारा सफेद पोश तबका है या सरकारी मुलाजमीन है, उनका आपने जीना हराम कर दिया। बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, रात आपने बल्कि आज ही शाम आपने घी की कीमत फिर 80 रुपए किलो बढ़ा दी है, जो तकरीबन अब 500 रुपए किलो के करीब पहुंच चुकी है। और आप बात कर रही थी कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी फार्मूला, जनाब जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त तकरीबन 108 रुपए फी बैरल था, अपना ये 8 रुपए डॉलर फी बैरल था ये पेट्रोल, और अब जो है 91 डॉलर का है फी बैरल। हम उस वक्त तेल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 100 रुपए पे दे रही थी, आज ये 100 तकरीबन 56 माफी। आपको याद है जब वफाक में पीपल्स पार्टी का दौर था तो पेट्रोल की कीमतें उस वक्त भी अपने हाई टाइम को पहुंच गई थी, आपके दौर में भी बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ी थी पेट्रोल की। नहीं, आप रिकॉर्ड उठा के देखें, 108 पे चला गया था डॉलर पे बैरल, मगर पीपल्स आज आप देखें कि 91 पे 160 पे चला गया। आप किस तरह कंपैरिजन कर रही हैं पीपल्स पार्टी के दौर का और आज के? ये तो वो पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है, इसे अवाम का एहसास है, ये तो सिलेक्टेड है, इन्हें क्या पता। आप अगर कंपैरिजन निकालें डॉलर का तो उस वक्त डॉलर इतना नहीं बढ़ा था जिस वक्त अभी बढ़ चुका है। ये तो IMF को इन्होंने मुसल्लत कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बुरी हालत होने जा रही है हमारी, जो इन्होंने कर दिया हमारे साथ। आप इन्हें हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जो परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम था इनका, जो इन्हें अपनी कारकर्दगी दिखाने का टाइम था, वो तो इन्होंने इंतकाम में गुजार दिया, और अब 3.5 साल जाया कर दिए। अब 1.5 साल में ये कौन सा तीर मारेंगे? क्या करेंगे ये लोग?
ठीक है, ठीक है। मैं तायरा औरंगजेब साहिबा की तरफ जाती हूँ। तायरा साहिबा, बस वाइंड अप मैंने करना है, 30 सेकेंड्स है। आपको आवाज आ रही है? अब चले, तायरा साहिबा को आवाज दी जा रही है। लाल माली साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, लाल माली चंद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मैं चाहूंगी कि आप नवाबजादा इफ्तिखार साहब जो कह रहे हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं उसी से वाइंड अप की तरफ जाऊंगी। जी देखिए, ये जो चाहे वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस हालत में पाकिस्तान की इकोनॉमी मिली थी वो सही हालात है, और पहले हम स्टेबिलिटी की तरफ से, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, और सस्टेनेबल ग्रोथ। जैसे ये ग्रोथ सस्टेनेबल होगी तो जॉब्स भी क्रिएट होगी, लोगों को उससे सहूलत होगी। जहाँ तक फिर ये लॉन्गमार्च की बात कर रहे हैं तो मैं इनको दावत देता हूँ, ये बिल्कुल है इस्लामाबाद, और 8 मार्च को और मार्च है इस्लामाबाद में, उसमें भी बेशक ये शिरकत करें। ये मार्च और धरने इमरान खान दे सकता है, इनके बस की बात नहीं है। 120 दिन इमरान खान ने धरना दिया था, वो इनमें इससे नहीं है जो ये हुकूमत गिरा सके और उसको ठीक है। बहुत शुक्रिया तायरा औरंगजेब साहिबा आपका, लाल माली साहब आपका, और नवाबजादा इफ्तिखार, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए आज की इस डिबेट में। नाज़रीन, जाते जाते एक बहुत अच्छी बात जो आज पाकिस्तान के लिए हुई, और वो ये कि बिल गेट्स पाकिस्तान आए थे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान से मुलाकात की, जिसमें इंसदाद पोलियो मुहिम और कोरोना की रोकथाम के हवाले से गुफ्तगू हुई है। और पहली दफ़ा बिल गेट्स पाकिस्तान आए थे एंड इट वॉज अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद द PM। और जाहिर सी बात है, इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव जेस्चर लेके जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर जब बाहर से लोग आते हैं। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।